हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज की इस वीडियो में हम एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये केस है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 और ये केस एग्जीक्यूटिव के पावर और उनके फंक्शन से डील करता है। इस केस में कोर्ट ने डिटरमाइन किया था कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे ही वैसे एग्जीक्यूटिव के पावर्स या फंक्शंस भी बदलते रहेंगे और हमें इन्हें समझने के लिए एक नॉन रिजिड डिफिनेशन को अपनाना चाहिए, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो डिफिनेशन है उसको अगर हम रिजिड सेंस में अपनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो चलिए अब इस केस को डिटेल में समझते हैं और चलते हैं इस केस के फैक्ट्स की तरफ। तो 1905 से लेके 1950 तक पूरा जो स्टेट ऑफ पंजाब था वहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं उसमें कौन सी किताबें जानी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़ाई जानी चाहिए, इन सब चीज़ों को एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब देखता था। तो किताबों के अप्रूवल का तरीका ये था कि जो भी इंडिपेंडेंट ऑथर होते थे या वेरियस पब्लिशर्स होते थे वो सब अपने पैसे लगा के टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करते थे और फिर उन टेक्स्ट बुक को भेजते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के पास। अब वो डिपार्टमेंट उन टेक्स्ट बुक्स को देखता था और उसके बाद कुछ टेक्स्ट बुक्स को अप्रूव करके और उन्हें पब्लिशिंग के लिए दे देता था। अब हुआ क्या कि मई 1950 में पार्टीशन हो गया और पंजाब को 3 जोन्स में बांट दिया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि अब वो नेशनलाइज करेंगे इस टेक्स्ट बुक के सिस्टम को। तो उन्होंने सब कुछ अपने जो पूरी बागडोर थी वो अपने हाथों में ले ली। उन्होंने कहा कि वो खुद ही टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर करेंगे और पब्लिश करेंगे, लेकिन हाँ हर सब्जेक्ट में नहीं, सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में। और कुछ सब्जेक्ट को उन्होंने तब भी पब्लिशर या ऑथर के लिए छोड़ दिया और कहा कि जैसे पहले सिस्टम चलता था वैसे ही होगा, लेकिन 2 चेंजेस कर दिए। पहला चेंज ये कि पहले वो एक ही सब्जेक्ट में काफ़ी 2-3 टेक्स्ट बुक कर देते थे और फिर स्कूल्स अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते थे कि उन्हें अपने स्कूल में उन 2-3 में से कौन सी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक सब्जेक्ट पे एक ही टेक्स्ट बुक को अप्रूव करेंगे और साथ साथ 5% रॉयल्टी भी गवर्नमेंट को चाहिए जो भी सेल होगी उस टेक्स्ट बुक के उसके ऊपर। तो अब जो भी इंडिपेंडेंट ऑथर्स थे या पब्लिशर्स थे उन्होंने इन दोनों कंडीशंस को मान लिया, लेकिन इसके बाद भी अगस्त 1952 में गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन जारी करी और उसमें ये कहा कि जो पहले 5% रॉयल्टी वाली बात थी अब उसको भी हटाओ और तुम्हारी जो भी नोटबुक होगी उस पर पूरा कॉपीराइट गवर्नमेंट के पास ही आ जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ना सिर्फ पब्लिशिंग और प्रिंटिंग ले ली बल्कि सेलिंग भी, तीनों ही चीज़ों को एक्सक्लूसिवली अपने हाथों में ले लिया। तो अब इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हमारे 6 पिटिशनर्स ने, जो कि पब्लिशिंग, प्रिंटिंग या सेलिंग टेक्स्ट बुक के ऑक्यूपेशन में थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटिशन फाइल करी। तो पिटिशनर्स ने मेन 2 इश्यूज पे आर्ग्यू किया। सबसे पहला इशू उनका ये था कि जो ये स्टेट गवर्नमेंट है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और इसको ट्रेड या बिजनेस टाइप की एक्टिविटी में इंगेज ही नहीं होना चाहिए और जब तक कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है तब तक वो कैसे ही इंगेज कर सकती है। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि यहाँ पर लेजिस्लेचर ने तो कोई ऐसा लॉ बनाया नहीं कि अब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो खुद ही ये बुक्स बनाएगी या पब्लिश करेगी, तो बिना किसी लॉ के एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है स्टेट की वो खुद ही अपने आप ये ट्रेड या बिजनेस अपने ऊपर कैसे ले सकती है। और अगर उन्होंने ले लिया है तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है उसका इन्होंने वॉयलेशन किया है। और दूसरा उनका जो इशू था वो ये था कि जब उन्होंने अगर ये बिजनेस और ट्रेड अपने ऊपर ले भी ली है तो इस वजह से जो पिटिशनर्स हैं वो अपना बिजनेस कर ही नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर ये अनड्यू उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर दिए हैं। एंड देयरफॉर उन्होंने कहा कि उनका जो फंडामेंटल राइट है किसी भी ट्रेड या कॉमर्स को कैरी करने का, जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी देता है, उस आर्टिकल के तहत जो राइट मिलता है उस राइट को उन्होंने यहाँ पर कर्टेल किया है। तो इन इश्यूज के बेसिस पे पिटिशनर्स ने यही प्रे किया कि जो ये नोटिफिकेशन आई है इसको कैंसिल कर देना चाहिए और जिस तरीके से नोटिफिकेशन के पहले चीज़ें चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। तो अब इसके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एज अ रिस्पोंडेंट यही आर्ग्यू किया कि पहली बात उन्होंने किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ स्कूल बुक्स ही तो पब्लिश करने पर रोक लगाई गई है। वो लोग अभी भी किसी भी प्राइवेट बुक को पब्लिश या प्रिंट या फिर सेल कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट पे उन्होंने ये कहा कि जो भी सेपरेशन ऑफ पावर है उसको मेंटेन किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ पर आर्ग्यू किया कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे इस जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो भी रिजिड डॉक्ट्रिन है इसको भी बदलना चाहिए और उन्होंने जो भी यहाँ पर पावर्स या फंक्शंस लिए हैं वो एकदम सही हैं। तो अब चलते हैं इस केस के जजमेंट की तरफ। तो ये केस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट था। इसके 5 जजेस थे, जस्टिस मुखर्जी, जस्टिस वी बोस, जस्टिस जगन्नाथ दास, जस्टिस वी अय्यर और जस्टिस इमाम। और ये जजमेंट लिखा था जस्टिस मुखर्जी ने।
तो कोर्ट ने पहला इशू जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स से रिलेटेड था, उसको डिसाइड करने के लिए टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच चुना। सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है उसका क्या नेचर होगा, और दूसरी चीज़ कि जो उनके एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस होते हैं उनका क्या एक्सटेंट होगा। तो अब एग्जीक्यूटिव पावर के नेचर को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट ने 2 ऑस्ट्रेलियन केसेस को रेफर किया। पहला केस था द कॉमनवेल्थ एंड द सेंट्रल वूल कमिटी वर्सेस द कॉलोनियल कोम्बिंग स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, और दूसरा केस था अटॉर्नी जनरल फॉर विक्टोरिया वर्सेस द कॉमनवेल्थ। इन दोनों ही केसेस को रेफर करते हुए कोर्ट ने नोट डाउन किया कि ऑस्ट्रेलिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो काफ़ी ही ज़्यादा रिजिड है। वहाँ पर एग्जीक्यूटिव को सिर्फ यही पावर दी गई है कि वो लेजिस्लेशंस का इम्प्लीमेंटेशन करे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली डिफाइन कर रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर का काम यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की मेंटेनेंस करे और जो लॉज है उनको इम्प्लीमेंट करे। पर क्योंकि इंडिया में इस तरीके का कोई भी जो पावर है उसको स्पेसिफिकली कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका नेचर वाइड है। तो इस वजह से ये दोनों ही ऑस्ट्रेलियन केसेस इंडिया में अप्लाई नहीं किए जा सकते। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन के इशू पे कोर्ट ने देखा कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन की कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है नहीं। ये फंक्शंस एक रेसिडुअरी फंक्शन की तरह हैं, मतलब कि लेजिस्लेटिव या जुडिशियल फंक्शंस के अलावा जो बाकी सारे जितने भी फंक्शंस बचे हैं वो सब के सब एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो जाते हैं। तो कहीं भी इनको कहीं अच्छे से तरीके से डिफाइन तो किया नहीं गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस लेवल तक एक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव कोई भी चीज़ करने के पहले, मतलब कोई भी छोटे से छोटे डिसीजन लेने के पहले जाए लेजिस्लेचर से बोले कि भाई ऐसा लॉ बनाइए इसके लिए, और तभी जाके वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सके। तो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए तो नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए उनको लेजिस्लेचर के पास जाना चाहिए। तो इसी एक्सटेंट को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर कोर्ट ने हमारे आर्टिकल 73 एंड आर्टिकल 162 को रेफर किया। ये दोनों ही आर्टिकल्स यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव इन दोनों को बताते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शंस हैं और कहाँ तक एग्जीक्यूटिव की पावर होती है, जैसे कि कौन से ऑर्डर्स इशू हो सकते हैं, किस तरीके की नोटिफिकेशंस आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो भी पावर है उसका एक्सटेंट डिटरमाइन करने की कोशिश करी गई है इन दोनों आर्टिकल्स के तहत। तो अब आर्टिकल 162 में ये बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी एक स्टेट की वो उन मैटर्स तक जाएगी जिन मैटर्स पे स्टेट की लेजिस्लेचर लॉज बना सकती है। तो मतलब ऐसी कोई भी चीज़, जैसे कि स्टेट के लॉज हैं, स्टेट में कहाँ पर पुलिसिंग करनी है कहाँ पर नहीं करनी है, अगर उस चीज़ पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव भी उन मैटर्स पे अपना जो फंक्शन है उसको एक्सटेंड कर सकती है। तो इस आर्टिकल के बेसिस पे कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि हम ये देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर्स की पावर्स के पैरेलल ही चलती हैं। जिन जिन चीज़ों में लेजिस्लेचर के पास पावर है उन्हीं में एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर आ जाती है। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, मतलब कि एक बड़ा सा लेजिस्लेशन जिसके अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं, वो एक लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करता है, तो उस अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के अंदर एग्जीक्यूटिव अपने तरीके से अपने पावर के हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। इसी चीज़ को और स्ट्रेंथन करने के लिए कोर्ट ने मोतीलाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस देखा, और उस केस में बोला गया था कि टू इनेबल द एग्जीक्यूटिव टू फंक्शन, मतलब कि अगर एग्जीक्यूटिव अच्छे से अपनी फंक्शन कर सके इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक हर एक स्पेसिफिक लॉ बनाया जाए। अगर कोई भी एक बड़ा सा लॉ एक एग्जिस्टेंस में है तो एग्जीक्यूटिव उस हिसाब से अपने फंक्शंस को मॉडिफाई कर सकती है। जस्ट बिकॉज कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है इस वजह से एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना सही नहीं होगा। कोर्ट ने नोट डाउन किया कि एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की ज़रूरत सिर्फ तभी होगी जब एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा काम करेगी जो ऑर्डिनरी लॉ से हट के होगा। अब प्रेजेंट केस में अगर हम देखें तो प्रेजेंट केस में अगर बुक्स को पब्लिश करना है और उन्हें पहुंचाना है तो इसके लिए जो एग्जीक्यूटिव है उसको सिर्फ फंड्स की ज़रूरत होगी। तो एज लॉन्ग एज वो फंड्स के ऑथराइजेशन के लिए कोई भी लॉ है तब तक जो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है वो सही है। तो यहाँ पर कोर्ट ने नोट किया कि स्टेट लेजिस्लेचर ने एक एप्रोप्रिएशन एक्ट अप्रूव किया था। इस एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव ने मांगे थे कि क्या क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं इस बिजनेस के जो टेक्स्ट बुक को पब्लिश करना है, इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, तो उन एक्सपेंसेस को स्टेट लेजिस्लेचर ने अप्रूव किया था। और क्योंकि एक एप्रोप्रिएशन एक्ट है लेजिस्लेचर की तरफ से और सिर्फ यही एक इकलौती चीज़ ज़रूरी थी इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ने किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर के फंक्शंस को कर्टेल नहीं किया है और सेपरेशन ऑफ पावर आराम से मेंटेन्ड है।
तो इस तरीके से कोर्ट ने पहले इशू पे रिस्पोंडेंट्स के साइड को फेवर किया। अब आते हैं सेकंड इशू पे। तो जो सेकंड इशू था वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को लेके, यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि जैसे कि गवर्नमेंट बता रही है कि सिर्फ आपका जो यहाँ पर स्कूल्स में जो बुक्स यूज़ होती हैं सिर्फ उन्हीं पे तो रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, आप अभी भी प्राइवेट बुक शॉप्स को अप्रोच कर सकते हैं, आप अपनी खुद की बुक्स लिख सकते हैं, आपको जो भी पब्लिश करना है आप वो कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से एक पूरा का पूरा ही कर्टेलमेंट नहीं हुआ है। आपके पास अभी भी अपना फंडामेंटल राइट है कि आप अपना ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन कर सकें जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। तो इस वजह से कोर्ट ने सेकंड इशू पे भी गवर्नमेंट का साइड लिया और उन्होंने कहा कि कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। तो यही था हमारा आज का केस। ये केस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बहुत ही मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन बताता है। ये बताता है कि इसेंशियल और इंसिडेंटल पावर्स में क्या डिफरेंस है। मतलब कि जो ये तीनों हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ये तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे के इसेंशियल फंक्शंस के ऊपर तो एनरोच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कभी कभी इंसिडेंशियल फंक्शंस के ऊपर एनरोच जरूर कर सकते हैं। और जो ये एनरोचिंग होगी इसको एनरोचिंग नहीं ओवरलैपिंग कहेंगे। और इस ओवरलैपिंग को कोर्ट को और जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है सबको ही एक्सेप्ट करना चाहिए और अलाउ करना चाहिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।